और देखिए बड़ी खबर है, संसद के बजट सत्र का आज है छठा दिन। सुबह के 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। राज्यसभा के अंदर बजट पर चर्चा होगी। इससे पहले आपने देखा बजट पेश होने के बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि शोरगुल, हंगामा ये देखने को मिल रहा है। और अब सोमवार को फिर से क्योंकि कार्रवाई शुरू हो रही है, दोनों ही सदनों में कार्रवाई शुरू हो जाएगी 11 बजे। संसद के मॉनसून सत्र का आज है छठा दिन। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यसभा के अंदर बजट पर चर्चा भी की जाएगी। और इस बीच आपने खूब शेर व शायरी और एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार का सिलसिला देखा। आज छठा दिन है 6 दिन की कार्रवाई के अंदर। अब आज क्या शांतिपूर्ण तरीके से बजट पर चर्चा हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि लगातार विपक्ष घेर रहा है बजट के मामले पर। और विपक्ष कह रहा है कि इसमें जनहित के मुद्दे हैं ही नहीं, ये दबाव वाला बजट है। और दूसरी तरफ सरकार बार बार ये कह रही है कि 2047 का जो विजन हमने देखा है, जो हमने तय किया है, उस 2047 के विजन के लिहाज से ये बजट वाकई लाभकारी है, जनहित में है। और इसी को लेकर लगातार सियासत जारी है। राज्यसभा के अंदर बजट पर चर्चा की जाएगी। आज छठा दिन रहेगा। संसद के मॉनसून सत्र का आज छठा दिन रहेगा। संसद के मॉनसून सत्र के छठे दिन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होगी। राज्यसभा के अंदर बजट पर चर्चा की जाएगी। और इस बीच लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बजट पेश हो चुका है, सरकार बार बार ये बता रही कि क्या क्या इसमें लाभकारी नीतियां हैं, क्या क्या लाभकारी प्रोविजन आम जनता के लिए हैं, तो दूसरा विपक्ष भी लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा है। और इस लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन भी बहुत ही खास है। बढ़ते आगे, और आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र भी, और मानसून सत्र भी अनुपूरक बजट पेश करती है कर सकती है योगी सरकार। अनुपूरक बजट में बड़ी घोषणाएं कर सकती है योगी सरकार। 2 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से यानी कि सोमवार से शुरू हो रहा है। और 5 दिन के इस सत्र में जोरदार हंगामे के भी आसार है। विपक्ष खासतौर पर सपा कांग्रेस मिलकर सरकार को घेरने की तैयारी में। वहीं सरकार ने भी तमाम मुद्दों पर विपक्ष को जोरदार जवाब देने की तैयारी कर ली है। कानून व्यवस्था, महंगाई, किसान, बाढ़ जैसे परंपरागत सवाल तो उठेंगे ही, साथ ही साथ इस बार परीक्षाओं में नकल, नीट मामला, कांवड़ यात्राओं के दौरान दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाना, बस्तियों पर बुलडोजर चलाने जैसे मुद्दे भी सपा उठाएगी। नए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो योगी सरकार इसी मानसून सत्र में 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश करेगी। और इसके जरिए कुंभ मेले के लिए अतिरिक्त धन का बंदोबस्त कराया जाएगा। साथ ही कई अन्य जरूरी योजनाओं के लिए पैसे की कमी के चलते अतिरिक्त रकम का इंतजाम होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मंगलवार को दोपहर 12:20 पर बजट पेश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। यूपी की बात करें तो विधानसभा सत्र से पहले होगी बीजेपी की बैठक। सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। लोक भवन में सुबह 9 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो लोक भवन में सुबह 9 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक में खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अब बाकायदा विधानसभा सत्र से पहले ये बीजेपी की बैठक होनी है। इसमें रणनीति तय की जाएगी कि कैसे सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए। और आप देखिए, विपक्ष लगातार क्योंकि जमकर हंगामा करता हुआ नजर आया है। और अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद और स्ट्रॉन्ग स्थिति में जब विपक्ष की तरफ से अपने उपस्थिति दर्ज की गई है, तो फिर क्या विधानसभा के अंदर भी जो विपक्ष है वो हो हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में कैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, सत्ता पक्ष की कोशिश है कि वो सदन को चलाए। और जो क्योंकि ये विधानसभा का सत्र है, तो ऐसे में इस पर रणनीति तय की जाएगी। आप देखिए, लगातार इससे पहले हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठकों का दौर जारी रहा। बाकायदा ये कहा गया कि कोई भी दिग्गज किसी भी तरह का स्टेटमेंट मीडिया में आकर ना देखे, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि तमाम अटकलें और तमाम कयास इस वक्त लगाए जा रहे थे। अब ऐसे में विधानसभा का ये सत्र लोक भवन में सुबह 9 बजे विधायक दल की बैठक इस सत्र के शुरू होने से पहले होगी। और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आईएनए मार्केट में भीषण आग लग गई है। फास्ट फूड शॉप रेस्टोरेंट में ये भीषण आग लगी है। रेस्टोरेंट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया है। हादसे में 4 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। रेस्टोरेंट की छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया है। इस हादसे में इस तरह की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब यह हादसा यहां पर हुआ।
फिलहाल यहां पर कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। 8 गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद है। ये तस्वीर दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं। INA मार्केट की ये तस्वीर है जहां पर ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आग लगने के पीछे की वजह क्या रही है, लेकिन इस हादसे में 4 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद दमकल कर्मियों को बुलाया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 8 गाड़ियां मौके पर ही मौजूद हैं और फिलहाल कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। काफी ज्यादा नुकसान भी हो गया है। रेस्टोरेंट की ये छत का एक हिस्सा भी गिर गया है, ये भी बताया जा रहा है। इस हादसे में 4 से 6 लोग घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने के लिए। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया है इस हादसे की वजह से। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। रेस्टोरेंट की ये तस्वीर है जहां पर दमकल कर्मी आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। हालांकि 4 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं जो झुलस गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। INA मार्केट की ये तस्वीर है। हालांकि अभी तक वजह साफ नहीं हो पा रही है कि कैसे हादसा यहां पर हुआ है, लेकिन आग लगने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। 4 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही ये हादसा हुआ तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। और देखिए, बात होगी मन की बात कार्यक्रम की। मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया हुआ है, देशवासी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। कई ऐसे देखिए विषय रहे। गणित ओलंपियाड का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ओलंपिक्स का जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया कि बहुत सारी अपार संभावनाएं ओलंपिक्स में हैं देश के लिए मेडल को लेकर। और मनु भाकर ने जैसे ही ब्रॉन्ज जीता, सबसे पहले PM मोदी ने ट्वीट किया। तो देखिए, लगातार PM मोदी मन की बात कर रहे हैं और तीसरा जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ तो ये एक बार फिर से उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में बातचीत की। पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया रहा, खादी की बिक्री 400% बढ़ी, कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार। ये कुछ मुख्य बातें PM मोदी की रही मन की बात कार्यक्रम में। PM मोदी ने कहा कि खादी की बिक्री में 400% की वृद्धि के साथ खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और अगस्त के महीने से बेहतर क्या हो सकता है जब हमारी आज़ादी का हम जश्न मनाते हैं, तब आप खादी ज़रूर खरीदें। लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम जो उनका अभियान है उसको लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। पर्यावरण दिवस के मौके पर आपको याद होगा इस अभियान का आगाज़ हुआ था। गणित ओलंपियाड का जिक्र भी उन्होंने किया और विजेताओं को लेकर उन्होंने कई खास बातें भी कही। तो देखिए, PM मोदी ने मन की बात की 112वीं कड़ी में देशवासियों से खादी के कपड़े खरीदने का आग्रह किया। अगस्त महीने को आज़ादी का महीना कहा जाता है, PM मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि लोगों के पास भांति भांति के वस्त्र होंगे, लेकिन अभी तक अगर खादी के वस्त्र नहीं खरीदे हैं तो इस साल उनकी खरीदारी को आप ज़रूर शुरू करें। इसके अलावा नशे की लत छुड़ाने के लिए मानस अभियान, इसका जिक्र भी PM मोदी ने किया और PM ने लोगों से देश को नशा मुक्त बनाने की अपील भी की इस मौके पर। तो गणित ओलंपियाड के विजेताओं से PM नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। इस दौरान मन की बात कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी ने गणित ओलंपियाड के विजेताओं से बातचीत की। गणित ओलंपियाड में भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते और इसे लेकर उन्होंने बधाई दी और बातचीत भी की। देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। देशवासी क्रांति के महीने अगस्त में खादी के वस्त्र खरीदे जैसा जिक्र भी पूजा भी कर रही थी। और साथ ही साथ PM नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला कि भारत को नशा मुक्त बनाने की अपील करते हुए PM ने मादक पदार्थों के सेवन से जुड़ी चिंताओं पर बात की। उन्होंने कहा कि नशे की लत के शिकार लोगों की मदद के लिए सरकार ने मानस अभियान की शुरुआत की है। देखिए, साथ ही साथ PM नरेंद्र मोदी ने चराई देव मैदान का जिक्र किया। मन की बात कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी ने असम के चराई देव मैदान के को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए जाने का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ देखिए, बाघ को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर मन की बात में बातचीत की और उन्होंने कहा कि दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं। और PM नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में बाघों को संरक्षण पर भी बात की। 29 जुलाई को मनाए जाने वाले बाघ दिवस का
जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनके संरक्षण के अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि राजस्थान में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान काफी कम रहा। साथ ही साथ यूपी के बाघ मित्र की उन्होंने सराहना भी की। तो मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखी गई। तो वहीं अब बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। जेपी नड्डा, अमित शाह सहित बीजेपी शासित राज्यों की सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहे। तो देखिए, क्योंकि 2 दिन परसों भी ये बैठक चली थी, कल भी ये बैठक थी और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक रही जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। और खास तौर पर क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, जिन राज्यों में इलेक्शन होना है, जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, इन तमाम राज्यों को लेकर कैसी हो रणनीति और इसके अलावा आम जनता तक कहीं ना कहीं जो मैसेज है भारतीय जनता पार्टी का कि जिन योजनाओं का जिक्र आपसे किया गया, जो वादे आपसे किए गए, जो दावे आपसे किए गए, उनको धरातल पर उतारने के लिए लगातार बीजेपी केंद्र सरकार काम कर रही है। इसके अलावा क्योंकि राज्यों में, इन तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर भी जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से चल रही है आम जनता पर। और देखिए, ज्ञान का जिक्र हर वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए 4 ही जातियां हैं, जिसमें गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है। और ऐसे में नारी का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात वो करते हैं, 2047 के लक्ष्य की बात करते हैं, विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और इस सपने को कैसे पूरा किया जाएगा जब केंद्र के साथ राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगे। अब आगे बढ़ते यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की बात करते हैं। सत्र से पहले सीएम योगी ने चीफ विप बोर्ड के साथ मीटिंग की है। यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र आज से 2 अगस्त तक चलने वाला है और इसी से जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सत्र की शुरुआत से पहले ही ये बैठक की गई है। चीफ विप बोर्ड के साथ ये जो बैठक है वो की गई है। देखिए, ये जो सत्र शुरू हो रहा है इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें रखा जाएगा पटल पर। और सबसे बड़ी बात ये होगी, जो अभी की तस्वीर नजर आने वाली है नेता विपक्ष की, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे पहले वो तस्वीर अपने अखिलेश यादव की देखी है, जब वो उत्तर प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर लगातार राज्य सरकार को निशाने पर खड़े करते रहे हैं। लेकिन इस बार भी सत्र अपने आप में काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि नेता विपक्ष की भूमिका में इस बार माता प्रसाद पांडे आपको नजर आने वाले हैं। क्योंकि इस बार के जो मुद्दे हैं, अभी बजट भी हालांकि पेश किया गया, तो बजट को लेकर भी आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव लगातार राज्य सरकार पर हमलावर रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं कि आपने आखिरकार उत्तर प्रदेश को दिया क्या है। तो एक बार फिर से अभी जब ये सत्र आज से जो शुरू होने जा रहा है, इसमें भी आपको काफी हंगामा विपक्ष की तरफ से दिखाई देने वाला है। देखिए, बात क्योंकि यूपी के सत्र की हो रही, तो माता प्रसाद पांडे यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आने वाले हैं। कल ही उनको लेकर फैसला हुआ, अखिलेश यादव ने मुहर लगाई उनके नाम पर। विधानसभा स्पीकर वो रह चुके हैं 2 बार माता प्रसाद, और ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनके नाम का जिक्र हुआ, जब उनके नाम पर मुहर लगी, तो सबसे बड़ी बात यह आई कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा रही है। और इसी को लेकर फिर आपने ट्विटर पर वॉर भी देखा, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये पिछड़े जो हैं उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे अखिलेश यादव। फिर ऐसे माता प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए उनको जवाब देते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर अभी से ही देखिए, जो राजनीतिक पारा है यूपी की सियासत का, वो चढ़ने लगा है। एक तरफ यूपी का मॉनसून सत्र, दूसरी तरफ माता प्रसाद का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुने जाना, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव अब नेता प्रतिपक्ष यहाँ केंद्र में हैं, संसद में हैं, तो दूसरी तरफ अब माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष यूपी विधानसभा में उनका नाम तय हुआ, उनके नाम पर मुहर लगी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार अभी यूपी विधानसभा की बात करते तो यहाँ पर भी कैसे गहमा गहमी देखने को मिलेगी, उसकी बानगी कल ही देखने को मिल गई। बढ़ते खबरों में आगे बड़ी खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम ने फोन कर इस धमकी दी है और आरोपी ने दौसा की
सालवास जेल से धमकी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी है और जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर धमकी दी गई है। आरोपी ने दौसा की सालवास जेल से ये धमकी दी है। देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जेल में बंद कैदी से जान से मारने की धमकी मिली है और पिछले 6 महीने में ये दूसरी बार है जब भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही बार सीएम को जेल में बंद कैदी ने धमकी दी है और इस बार धमकी भरा कॉल जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में बीती रात करीब 2 बजे आया था। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस दौरान साइबर टीम ने जिस नंबर से कॉल आया था उसे ट्रेस किया है और कुछ ही घंटों में सिरफिरे को ढूंढ निकाला। इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी आज एक प्रेस वार्ता, दरअसल कल उनकी तरफ से प्रेस वार्ता जब वो कर रहे थे, इस दौरान बोलते वक्त अचानक से उनकी नाक से खून बहने लगा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा वाक्य हम आपको कल का बता रहे हैं। और इस बीच कुमारस्वामी ने खून पोंछने की कोशिश की लेकिन जल्द खून नहीं रुका। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए अचानक हुए इस घटनाक्रम ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। कुमारस्वामी के बेटे निखिल आनन फानन में उन्हें एक निजी अस्पताल में ले गए। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब उनको अस्पताल ले जाया गया, बाद में कुमारस्वामी के बेटे निखिल ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। निखिल ने कहा कि व्यस्तता के कारण उनके पिता आराम नहीं कर पाए, जो इस घटना के पीछे एक वजह हो सकती है। फिलहाल डॉक्टर्स ने भी ये साफ कर दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है और कुमारस्वामी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हालांकि उनके बेटे ने भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिस वजह से आराम नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बात करते हैं। उन्होंने जापान के टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए उनकी तरफ से ये लिखा गया कि हमारा द्विपक्षीय एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। तो दोनों के रिश्तों को लेकर उन्होंने बात की और जो एजेंडा है द्विपक्षीय उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से दोनों के बीच सहयोग दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। टोक्यो में ये मुलाकात हुई है एंटनी ब्लिंकन के साथ, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया और उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते के बारे में बात की है। जो ये सहयोग है किस तरह से अभी आगे इस सहयोग को बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में भी उन्होंने इस पोस्ट में जिक्र किया है। आप देखिए, तो बात अमेरिकी विदेश मंत्री से जब एस जयशंकर की मुलाकात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, बात होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी की। सांपला में सुनीता केजरीवाल की जनसभा हुई और केजरीवाल की 5 गारंटी के बारे में बताया गया। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोहतक के सांपला इलाके में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची, जहां उन्होंने एक जनसभा के दौरान केजरीवाल को जो लगातार सजा अभी झेलनी पड़ रही है सलाखों के पीछे वो हैं, और आगे वो 5 गारंटी का जिक्र सुनीता केजरीवाल व अरविंद केजरीवाल के बिहाव पर करती नजर आती है। जरा सुनिए एक बार। आपके सिधौरा में सरकारी कॉलेज नहीं है, कोई सरकारी कॉलेज नहीं है ना। अब बच्चे कहां जाएं पढ़ने के लिए? सरकारी अस्पतालों की इतनी जर्जर हालत है, इतनी बेकार हालत है, कैसे इलाज करवाए कोई उसमें? और शायद किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिलते, चाहे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया हो। खनन इतनी सारी बन गई है, अवैध खनन हो रही है कि सरकार आपको ये सब सुविधाएं मुहैया करवाए, सरकार ये सब सुविधाएं दे, अच्छे स्कूल, अच्छा शिक्षा, अच्छी अस्पताल, अच्छा इलाज, बिजली, पानी, ये सब, लेकिन नहीं देती भी है भाजपा सरकार। बढ़ते खबरों में आगे और मुंबई एयरपोर्ट की बात करते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर 20 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ है। 13 करोड़ सोने की कीमत बताई जा रही है। 96 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर मुंबई से, जहां मुंबई एयरपोर्ट पर 20 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ है। 13 करोड़ का सोना बरामद, 96 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी बरामद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से शीर्ष नेतृत्व नाराज। आला कमान ने केशव प्रसाद मौर्य को जताई नाराजगी। पिछले दिनों उनके द्वारा जारी किए गए ट्वीट पर जताई गई है नाराजगी।
एक बात है आलाकमान की समझ से बाहर, जब दिल्ली में शीर्ष स्तर पर मौर्य से हो गई थी लंबी बातचीत और सुलझा लिए गए थे सभी मसले, तो फिर लखनऊ लौटकर बयानबाजी करने की कहाँ थी जरूरत। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व बाघ दिवस है आज और आपको ये बता दें 2010 में विश्व बाघ दिवस की शुरुआत हुई थी। बाघ संरक्षण के लिए जागरूक करना। भारत का राष्ट्रीय पशु भी है बाघ। लगभग 97% जंगली बाघों की आबादी अब घट गई है। दुनिया भर की बात करें केवल 3,900 जंगली बाघ मौजूद हैं। तो देखिए देश में बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। 2014 से लेकर 2024 के ही अगर बीच देश में बाघों की संख्या की बात करते हैं तो उसमें 65% का इजाफा हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक 2014 में देश के अंदर कुल बाघों की संख्या थी 2,226 और अब हो गया ये आंकड़ा 3,682।